नमस्कार। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में उद्यान विकास भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें छूट गई थी कल, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? उद्यान विकास भाग 2 हमारे आज का ये टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला छोटा सा टॉपिक है, 8-10 मिनट का वीडियोस बनेगा इस पे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अंग्रेजों के संबंध में, एक खिड़की बंद कर दे बेटा, ब्रिटिशरों के संबंध में जो उन्होंने उत्तराखंड पर राज किया, उस पर ही आज मेरी अंतिम वीडियो है। जितना मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है उतना मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया, और मेरे द्वारा डाला गया ये जो है अंग्रेजी शासन उत्तराखंड और प्रशासन पर अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा उत्तराखंड पर चंद वंश, यानी खासकर कुमाऊं में, उत्तराखंड के कुमाऊं वाले हिस्से में चंद वंश पर हम बात करेंगे। ठीक है? हाँ, एक बात आपको याद रखना है, जो भी मैंने पढ़ाया उसे लगातार रिवीजन करते रहना, मल्टीपल रिवीजन करना है। अपने आप को जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रैक्टिस करना है, जिससे चीजों को आप भूल ना पाए कल के दिन। ठीक है? अभी तक हमने उत्तराखंड के इतिहास में क्या क्या पढ़ दिया है। हमने उत्तराखंड के इतिहास में गढ़वाल में जो है वो परमार राजवंश समाप्त कर दिया, उसके बाद गोरखाओं का शासन हमने खत्म किया, और अब जो है अब हम जो समाप्त कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तराखंड पर अंग्रेजी शासन, और लास्ट में अब आपको लेके चलूंगा कुमाऊं में चंदवंश पर, और चंदवंश से संबंधित ऐसे वीडियोस हम बनाएंगे। और ऑफलाइन वाले आप लोगों के लिए भी हम चंदवंश को जिस तरीके से हमने अंग्रेजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा, वैसे सिस्टमैटिक तरीके से हम जो है चंद को शुरू करेंगे। ठीक है? तो आज ये हमारा अंतिम वीडियो है उत्तराखंड पर अंग्रेजी प्रशासन का, और जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ उत्तराखंड में उद्यान विकास भाग 2। मगर इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक सेकंड जरा। हाँ, कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में किस तरीके से चाय की खेती हुई, किस तरीके से आलू की खेती हुई, और किस तरीके से सेब की खेती हुई। ये 3 खेतियों पर हम बात कर चुके थे, और उसके बीच बीच में इन खेतियों से संबंधित जो भी प्रश्न थे हम उन पर बात कर रहे थे। आज हमारा जो चौथा पॉइंट है, 3 पॉइंट हम कल पढ़ चुके हैं, चौथा पॉइंट है उत्तराखंड में बेलाडोना की खेती। किसकी खेती बेटा? बेलाडोना की खेती। बेलाडोना एक औषधीय वृक्ष है जिससे आयुर्वेद में दवाइयां बनाई जाती हैं। ये एक औषधीय वृक्ष है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं क्षेत्र में बेलाडोना की खेती सबसे पहले हुई थी, वो प्रारंभ हुई 1903 में। अब आपके पास प्रश्न आएगा कि बेलाडोना की खेती उत्तराखंड में कब शुरू हुई? आपका उत्तर होना चाहिए 1903 में शुरू हुई। मगर इस खेती को वैज्ञानिक तरीके से और व्यवस्थित तरीके से करने का श्रेय जिन्हें जाता है, इनका नाम है नॉर्मन गिल। क्या नाम है बेटा? कल भी हम बात कर चुके हैं, कुमाऊं में जो गवर्नमेंट गार्डन था उसके प्रमुख थे नॉर्मन गिल, और नॉर्मन गिल ने ही जो है 1910 ईस्वी से कुमाऊं में बेलाडोना की जो खेती थी उसे व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से करना प्रारंभ किया। क्लियर हुई बात? इसके अलावा तो हमारे पहाड़ जो है वो जड़ी बूटियां तो तुम्हें जानते ही हैं कि दुनिया भर की जड़ी बूटियां हमारे पहाड़ों में है या नहीं? अच्छा, तो एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं कि औषधीय वृक्षों को संरक्षण करने के लिए, उनके विकास करने के लिए, उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, ब्रिटिश सरकार, कि किस तरीके से औषधीय वृक्षों का संरक्षण किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में औषधीय वृक्षों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई जिसका नाम था भेषज विकास योजना। भेषज का मतलब होता है हिंदी में मेडिकल, इंग्लिश में मेडिकल, औषधीय जिसे कहते हैं। तो भेषज विकास योजना की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत बेटा? भेषज विकास योजना की शुरुआत की गई सरकार के द्वारा, और वो की गई 1972 में। कब की गई? अब आप सोचो सर 1972 है तो स्वतंत्रता के बाद का? हाँ बिल्कुल, स्वतंत्रता के बाद का है, और स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भेषज विकास योजना की शुरुआत की 1972 में। ठीक है? इसी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे उत्तराखंड को कहा गया है कि औषधियों का बगीचा है ये। क्या कहा गया? औषधियों का बगीचा है ये, दवाइयों का बगीचा है ये। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने क्या करा, जो हमारी यहाँ जड़ी बूटियां हैं, अब जड़ी बूटियां तो मजाक नहीं समझ सकते चीजों को। जड़ी बूटियों का ज्ञान पुराने जमाने बुढ़े लोगों को, पुराने वेदों को बड़ा होता था। जितने वैद होते थे गांव में उनको बड़ा ज्ञान होता था जड़ी बूटियों का।
अच्छा, अगर देखो उत्तराखंड की जड़ी बूटियों का महत्व को आपको समझना चाहिए। जब भगवान लक्ष्मण को बाण लगा और जब वो मूर्छित हो गए तो उन्हें ठीक होना था, तो लंका का जो सुसैन वैद्य था, रावण का वैद्य था सुसैन वैद्य, तो सुसैन वैद्य ने कहा कि भाई ये आदमी मूर्छित हो गया, मूर्छित माने कोमा में चले गए, आप ये समझ लो ये मूर्छित हो गया है, अगर इसे ठीक करना है तो एक ही दवाई चाहिए और वो दवाई का नाम है संजीवनी बूटी। तो उन्होंने कहा हम ले आएंगे, कहां मिलती है बताओ, तो कहा भैया यहां नहीं मिलती, आप सोचो श्रीलंका में है बंदा, बोला हिमालय जाना पड़ेगा। अब आप सोचो ना कितना दूर हिमालय जाना पड़ेगा, और हिमालय में जाकर के उस बूटी को वापस लाना पड़ेगा, और वो भी रातों रात वापस आना पड़ेगा, सुबह तक जिंदा रहेगा ये, क्योंकि डॉक्टर ने टाइम देख के बता दिया था कि लक्ष्मण अब ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। रातों रात इन्हें दवाई दी गई, जैसा आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना ये इंजेक्शन लगाना, ये दवाई चाहिए भैया नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे, तो अगर रातों रात लाना पड़े। कहाँ है हनुमान जी? हमारे चमोली में, और वहीं से जो है पर्वत से जो है वो संजीवनी बूटी करके लेके चले गए हमारे हिमालय से, लेके गए कि नहीं। तो हमारे यहाँ जड़ी बूटियों का बड़ा महत्व है, और हमारे जो पहाड़ों की जड़ी बूटियां हैं इन्हीं में अमृत जैसी जड़ी बूटियां जो कि इंसान परमानेंट जिंदा रह जाता है, ऐसी भी बोलते, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है इन चीजों। कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज हमारे पहाड़ों की जड़ी बूटियों से नहीं होता है। इसी क्षेत्र में आगे करने के लिए, जड़ी बूटियों को संरक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना नहीं, एक केंद्र बनाया गया जिसका नाम है जड़ी बूटी शोध संस्थान। और जड़ी बूटी शोध संस्थान जो सरकार ने बनाया वो बनाया 1989 में, और वो स्थान था गोपेश्वर। कहाँ है बेटा? गोपेश्वर। और गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? चमोली। तो चमोली में उन्होंने जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना। क्या पढ़ा आज हमने उद्यान विकास के अंतर्गत? सबसे पहले उत्तराखंड में बेलाडोना जो कि मेडिसिन प्लांट है, उसकी खेती करनी कब शुरू हुई? 1903 में। उसे व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक तरीके से करने की शुरुआत किसने की? नॉर्मन गिल ने। कब की? 1910 में। उत्तराखंड में मेडिसिन प्लांटों के विकास के लिए भेषज विकास योजना जो जारी की गई सरकार के द्वारा, ये की गई 1972 में। और उसके बाद सरकार के द्वारा गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान की भी स्थापना की गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है उद्यान विकास के अंतर्गत। अब आपको एक बात बताता हूं, मुख्य रूप से हमने 4 खेतियों पर हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा, खासकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 ऐसे संस्थान खुले, सुनना जरा, 2 ऐसे संस्थान खुले जिन्होंने उत्तराखंड में उद्यान विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन 2 बड़े संस्थानों में से पहला जो नाम है उसका नाम है राजकीय उद्यान चौबटिया। क्या नाम है बेटा? सुनना जरा, उस संस्थान का नाम है राजकीय उद्यान चौबटिया। चौबटिया कहां पड़ता है? अल्मोड़ा में। राजकीय उद्यान चौबटिया, ठीक है बेटा, राजकीय उद्यान। एक्चुअली हुआ ये कि जब यहां पर फलों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने लग गया, ऐसे ऐसे फल जो यूरोप वगैरह में होते थे यहां लगाए जाने लगे, और भी जगहों से फल मंगाकर यहां लगाए जाने लगे, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो थी खासकर शीतोष्ण फलों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो सरकार प्रोत्साहित हो गई यार कि फ्रूट्स जो है, जो फल है वो बड़े अच्छे यहाँ उत्पादित हो रहे। तो इसी चीज से प्रोत्साहित होकर के सरकार ने चौबटिया में एक गार्डन बनाया जिसका नाम था राजकीय उद्यान। जोर से बताओ क्या नाम था? हाँ, किसने की इसकी स्थापना? ब्रिटिश सरकार ने इसकी स्थापना की। और कब की? 1869। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस उद्यान की, जो चौबटिया गार्डन है, चौबटिया राजकीय उद्यान चौबटिया, इस उद्यान की स्थापना की ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कब की गई? 1869 में। और इसके जो पहले प्रमुख थे उनका नाम था डब्ल्यू क्रॉ। क्या नाम था बेटा? डब्ल्यू क्रॉ। क्रॉ लिखने का तरीका थोड़ा चेंज होगा, डब्ल्यू क्रॉ। इसके पहले क्या थे? प्रमुख। आज इस उद्यान का नाम राजकीय उद्यान चौबटिया नहीं, बल्कि क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय उद्यान। क्या नाम है बेटा इसका? दीनदयाल उपाध्याय उद्यान। बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही 1932 में, कब बेटा? 1932 में इस राजकीय उद्यान चौबटिया के अंतर्गत एक केंद्र खोला गया जिसे क्या कहा गया?
बोलो। हाँ, उन्हें कहा गया हिल फ्रूट। बिल्कुल। समझना जरा सा, राजकीय उद्यान चौबटिया, जिसने कि उत्तराखंड में जो उद्यान विकास था उसमें एक अहम भूमिका निभाई। इस राजकीय उद्यान चौबटिया की स्थापना कब हुई? 1869 में। इसके जो पहले प्रमुख थे उनका नाम था डब्ल्यू क्रॉ। इस उद्यान का वर्तमान नाम दीनदयाल उपाध्याय उद्यान है और इस उद्यान के अंतर्गत 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर की स्थापना की। क्या एक एक बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब एक और संस्थान जिसने कि उत्तराखंड में बागानी कृषि के साथ साथ और भी एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस संस्थान का नाम है बेटा विवेकानंद पर्वतीय कृषि शोध संस्थान। क्या नाम है बेटा? विवेकानंद पर्वतीय कृषि शोध संस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। एक्चुअली इस संस्थान की जो स्थापना हुई वही 1932 में। कब हुई बेटा? स्थापना हुई 1932 में और 1924 में, सॉरी थोड़ा सा हो जाता ऊपर नीचे, 1924 में इसकी स्थापना हुई। समझ रहे? और इसकी स्थापना जो हुई वो यहां नहीं हुई, वो स्थापना हुई कलकत्ता में। कहां हुई बेटा? कलकत्ता में इसकी स्थापना है। और कलकत्ता में जो स्थापना की वो करने वाले एक वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिकों का, उस वैज्ञानिक का नाम था बोसी सेन। क्या नाम था बेटा? उस वैज्ञानिक का नाम था बोसी सेन। ये वो बोसी सेन है जिन्होंने बाद में भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में अहम योगदान निभाया। ये एक बहुत प्रसिद्ध जो है कृषि वैज्ञानिक थे। नाम क्या था? बोसी सेन। अब एक एक बात को समझो। विवेकानंद पर्वतीय कृषि शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? कहां हुई? क्या इस संस्थान का नाम हुआ विवेकानंद पर्वतीय कृषि शोध संस्थान था? नहीं, इसका नाम कलकत्ता में था विवेकानंद लैबोरेटरी। क्या नाम था बेटा? विवेकानंद लैबोरेटरी। बाद में इस संस्थान जिसका नाम है विवेकानंद लैबोरेटरी, इसे अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। कहां स्थानांतरित किया गया? अल्मोड़ा ट्रांसफर किया गया। और कब किया गया? 1936 में। इस संस्थान को उन्होंने अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया और अभी भी नाम वही है, विवेकानंद लैबोरेटरी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1974 का दौर है, सही है कि नहीं? 1974 का दौर है और 1974 में ये जो पर्वतीय जो ये विवेकानंद लैबोरेटरी है, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है विवेकानंद पर्वतीय कृषि शोध संस्थान। तो नाम बदलाव कब किया गया? 1974। क्या एक एक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत है तो बताओ। तो भैया हम ये पढ़ रहे हैं कि अभी तक हमने उत्तराखंड में कृषि और उद्यान कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले दो प्रमुख संस्थानों के बारे में पढ़ा। पहला हमने कहा राजकीय उद्यान चौबटिया। कल हम इससे पहले कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी एक अहम योगदान दिया। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ दिया है अभी चौबटिया जो हमने राजकीय उद्यान चौबटिया। और तीसरे नंबर पे हम जो पढ़ चुके हैं वो है विवेकानंद पर्वतीय शोध संस्थान। इसकी स्थापना हुई 1924 में। कहां हुई? कलकत्ता में। स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे? बोसी सेन। ये कृषि वैज्ञानिक थे। वहां पर इन्होंने जो नाम दिया था वो विवेकानंद लैबोरेटरी नाम दिया। बाद में इस विवेकानंद लैबोरेटरी को 1936 में अल्मोड़ा ट्रांसफर किया गया और 1974 में स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस विवेकानंद लैबोरेटरी का नाम बदल कर रखा विवेकानंद पर्वतीय कृषि शोध संस्थान। इस संस्थान ने उत्तराखंड में कृषि के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। क्लियर है? कुछ पूछना है? इस तरीके से आज हमने उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित संपूर्ण टॉपिकों पर बात कर दी है और ब्रिटिश शासन पर आज ये हमारी अंतिम क्लास है। ठीक है? आप लोग, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें
और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।